ठीक है। ये क्लास अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक हो, अपन ने में क्या बता रहा था, L0 प्लस L1 इक्वल टू 60, L1 प्लस L2 इक्वल टू 78। ठीक है, अब ये ऑप्शन तो अपना कट गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, कितनी है 10, इसके बीच की कितनी है 9 ना, विड्थ इसके बीच की कितनी है 11, इसके बीच की है 11। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दो, L2 माइनस L0 कितना आ जाएगा अपने पास में 18, 18 आएगा ना। तो L2 L2 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोई भी दो क्लास का इंटरवल है। ठीक है, मतलब अपन जैसे इसमें चलेंगे, 18 आ गया, आप एक चीज समझो, 18 आ गया तो मैं L0 से L1 गया, यहाँ पर अपना मान लो x डिफरेंस है, L1 से मैं L2 गया, इसका भी डिफरेंस x ही आएगा। और इन दोनों को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिफरेंस क्या जाएगा 2x बस। तो L2 और L1 का डिफरेंस कितना आया 9, ऐसे। अब इस यहाँ से मैं डबल करके देख लूँ, ये डबल आ जाएगा, तो नो डिफरेंस किसका है, इस वाली लाइन का। बस ये आंसर आ जाएगा अपना। बाकी आप नो कम करना देखना कि 25.5 ग्राफ बनेगी इसका, 25 ग्राफ है, क्लास बनेगी 34.5 तक, और 34.5 से 43.5 तक। अब इस वाले का ऐड करो, देखो कितना आएगा मिड पॉइंट, 5 5 10, 5 5 10 6। ठीक है, बटे 2 30, इसका मिड पॉइंट 30 आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट 70, 8/2 39 है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर हाउ मेनी डेज वर द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पेशेंट ट्रीटेड लेस देन 4, ओनली लेस देन 4 है, ना कि लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन 4। तो लेस देन 4, 4 तो ये रहा, तो लेस देन में ये सारे ऐड हो जाएंगे, कितने हैं 11 प्लस 16 प्लस 23। ठीक है, जोड़ो 11 16 27, 4 और 4 कितने आ जाएगा 71। ठीक है, इन अ पाई चार्ट depicting total expenses of a company for the year, raw material had a central angle of 45 degree, central angle, टोटल एक्सपेंस पाई चार्ट में टोटल कितना होता है 360 डिग्री, 360 का वैल्यू कितना है 504। अपन उससे कितना पूछा है, रॉ मटेरियल का 45 डिग्री का, तो 45 अपॉन 360 डिग्री इंटू 504, करो सॉल्व, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 से 8 पर, 8 2 8 6 48, 2 8 3 24, 63 लाख रुपए जाएंगे। ठीक है, आपने करा होगा खूब डीआई वगैरह में, तो ये उसी रिलेटेड है बस, पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट लगा तो मैंने एक क्वेश्चन आपको इसमें से बता दिया। ठीक है, स्टैटिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू, क्या होगा, स्टैटिक्स कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल टू क्लासिफाइड ऑब्जर्वेशंस, ये एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू ग्रुप, क्लासिफाइड ग्रुप, सेम सेम ही है, सेम साउंड कर रहे हैं। देखो ये तो दोनों आंसर नहीं होंगे, जो अपन ने देख लिया ना कि क्लासिफाइड, क्लासिफाइड और ग्रुप, मतलब यार क्लासिफाइड कर रखा है, और ग्रुप क्लासिफाइड उसको बांट के यार ग्रुप में जोड़ दे, तो ये तो डिफरेंस है दोनों, है ना। इंडिविजुअल अकेला का, और मोनोटोनिक, है ना, मोनोटोनिक। तो स्टैटिक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू कौन से ऑब्जर्वेशन पे, व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल्स के ऑब्जर्वेशन है ना, उस पे स्टैटिक्स एप्लीकेबल नहीं होती है, कि आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल आंसर। इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, इसका आंसर इंडिविजुअल ही होगा। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ द सैम्पलिंग। कौन सा नहीं था? स्ट्रेफाइड है, सिंपल रैंडम है, परपजिव है, ये वाला नहीं था। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा इसमें, ये वाली सैम्पलिंग मेथड नहीं होती। The curve obtained by joining the points whose x coordinate are the upper limit of class interval and y coordinate are corresponding cumulative frequency is called। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और cumulative frequency distribution पर बनाते जाएंगे। क्या बनाते जाएंगे? cumulative frequency distribution पे ओजाइव, नथिंग देन ओजाइव। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। Which of the following as a source of primary data? कमेटी रिपोर्ट वगैरह सेकेंडरी डाटा, न्यूज़पेपर सेकेंडरी डाटा, ऑफिशियल पब्लिकेशन सेकेंडरी डाटा, ये सब सेकेंडरी डाटा है ना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, ये अपना प्राइमरी डाटा का एग्जांपल आएगा। For a distribution mean is 40, median is 40.5, तो मीडियन ग्रेटर देन मोड ग्रेटर देन मीन। कौन से में? नेगेटिव स्क्यूड। अभी पीछे आया एक एग्जांपल, देखो कौन गया, कहाँ गया। हाँ, मोड मीडियन मीन, नेगेटिव मोड मीडियन और मीन। इसमें क्या है? मोड मीडियन, हाँ गलती कर दी ना। कई बार क्या डाउट होता है ना, तो मैं देख लेता हूँ वापस रिटर्न जाके। मेरे तो मोड मीडियन मीन ही ध्यान देता है। मोड मीडियन मीन, ये अपना नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, आंसर तो सही है, बस वो बताने में दिक्कत आ गई थी मेरे को। दिक्कत क्या, कंफ्यूजन हो गया था। ये 41 है ना, एटलीस्ट ये मैंने चेक नहीं किया था 41 है, ये मैं कुछ और समझ बैठा इसको, इसलिए मैंने इसको मोड को लास्ट में डाल दिया, बीच में डाल तो कैसे डाल। फॉर मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ क्लासेस यूज्ड डिपेंड अपॉन साइज ऑफ क्लास। ठीक है, which of the following is not a type of data classification? मैथमेटिकल, जोग्राफिकल तो है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, सारे हैं, ये यही। अब मैं क्या इन दोनों क्लास को मर्ज कर रहा हूँ, या फिर अलग अलग ऐड कर दूँ? अलग अलग ऐड कर देता हूँ ना, मर्ज करने में टाइम लगता है। और जो नेक्स्ट आएगी वो आपकी यूनिट 2 आएगी। ठीक है, अब इसमें मेरे को टाइम नहीं लगेगा यूनिट 2 में, लेकिन जो अपनी फर्स्ट यूनिट है, ये क्या मैक्सिमम थ्योरी थ्योरी वगैरह है इसमें। ठीक है, अब थ्योरी ज्यादा है, तो मैं क्लास डालने की तो सोच रहा था अलग से, लेकिन अब क्या डालेंगे इसके बाद, आपको सेकंड यूनिट करवाऊं मैं ना। एक सेकंड देखते हैं क्वेश्चन कहाँ 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 गए अपने, कौन कौन से स्केल थे। हम्म अब देखते जाओ आप, इसमें करवा देते हैं आपको। मैंने मेरे को ऐड करना पड़ता है ना। नॉन इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन, फर्स्ट क्या है अपना? ठीक है, इसकी मैं स्लाइड बनाई नहीं मैंने, जस्ट अभी। नॉन इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब आपको इनमें अंतर पता चलेगा कि क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है। ये फंक्शन वगैरह आपने पढ़े होंगे बीएससी वगैरह में, अगर ज्यादा ध्यान से पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा।
ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब बस थ्योरी लिखते जाना। नॉन इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन क्या है? पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, आप ग्राफ पे समझो फंक्शन को। ये एक्स है, ये वाई है, सॉरी ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, ये अपना क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब है क्या इसमें देखो, स्टेप फंक्शन क्या है? मान लो कोई स्टेप फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इज नॉन इंक्रीजिंग। एफ एक्स फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग कब होगा? एफ एक्स इज नॉन इंक्रीजिंग if for if for any x1 less than x2। ठीक है, द आउटपुट, ठीक है, द आउटपुट एफ एक्स वन, सॉरी इसको हटा दो, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, ये इसकी क्या है? डेफिनेशन। तो ये अपना नॉन इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब ग्राफ में क्या चलता है कि मान लो इधर से देखेंगे अपन, ये एक सेकेंड कि अपन मान लो इधर इधर लेंगे। अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है तो फंक्शन वगैरह इधर चलेगा ऐसे, है ना, ऐसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू जाएंगी। अब ये कंटिन्यूस नहीं है, स्टेपिंग फंक्शंस में है। ठीक है, अब ये क्या है? नॉन इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन है। ठीक है, स्टेयरकेस शेप में नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से शेप में है भाई? सीडी नुमा स्टेयरकेस शेप। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग स्टेप फंक्शन हो गया। नॉन डिक्रीजिंग स्टेप फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग स्टेप फंक्शन। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, कौन सा फंक्शन है? स्टेप। अब स्टेप फंक्शन के बाद अपन कंटिन्यूअस फंक्शन भी करेंगे। अब नॉन डिक्रीजिंग में हो गया जो अपना, जैसे इसमें क्या था? फंक्शन इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इफ एनी, है ना, इफ फॉर एनी एक्स वन, ठीक है, लेस देन एक्स टू, और एफ एक्स वन अपोजिट आ जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल एफ एक्स टू आ जाएगा तो वो डिक्रीजिंग में आ जाएगा। देखो इसकी परिभाषा क्या है? ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। ठीक है, if fx is a non decreasing step function, if if को हटाओ, if को हटाओ भाई, if को नहीं। अब कोई फंक्शन है fx, ठीक है, सीधा सीधा लिखो, आप तो समझना है बस आपको। तो fx क्या है?
नॉन डिक्रीजिंग स्टेप फंक्शन, ठीक है। किसके लिए? x1 ग्रेटर देन x2, इसमें भी यही है ना, x1 ग्रेटर देन x2, सॉरी, चलो कुछ भी मान लो, फंक्शन से क्या फर्क पड़ेगा। एफ एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, तो जो फंक्शन ऑफ x1 होगा और फंक्शन ऑफ x2 आएगा, अपन उसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसमें अपोजिट आया, जैसे x1 छोटा था, है ना, वैल्यूज में, तो यहाँ पे एफ एक्स वन बड़ा आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दिक्कत करेगा ये अपना बात, समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। एफ एक्स वन लेस देन एक्स टू, ठीक है। और तो ये भी सेम ही आ जाएगा, लेस देन इक्वल, ठीक है। क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल, तो ये क्या है अपना? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। हम्म, एक सेकंड में ग्राफ और चेक करता हूँ, इसका ग्राफ कैसा है। सेम है, ठीक है। इसका ग्राफ पहले वाले की तरह सेम सेम ऐसे स्टेयर केस फॉर्मेट में है, डिक्रीजिंग फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कौन सा है? नॉन इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। और इसका ग्राफ वगैरह सब चीज देखेंगे, लिख लो। नॉन इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो उसमें क्या था, स्टेप के फॉर्मेट में चल रहा था अपना ग्राफ, तो इसमें क्या चलेगा, कंटिन्यूस के, या फिर रेखीय में, या फिर एक्सपोनेंशियल में, या फिर कांस्टेंट में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है काफी सारे, ठीक है। स्टेप फंक्शन में क्या है कि ग्राफ जो टूटा हुआ चल रहा था ना, इसमें अपना इसमें कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। और सेम ही रहेगा इसमें, एक्स वन लेस देन एक्स टू, इसके लिए एफ एक्स वन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल एफ एक्स टू, बस। बाकी चीज समय सब चीज सेम है, बस इसका जो ग्राफ है ना वो कैसे चलेगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? लीनियर फंक्शन, ये कोई अपना फंक्शन वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन वो एक क्वेश्चन आ गया ना, उसकी वजह से मैं आपको फंक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स वगैरह बस थोड़ी सी आपके में डाल रहा हूँ कानों में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, इसमें क्या चलता है, ई की पावर जैसे माइनस एक्स हो गया। लीनियर फंक्शन कुछ भी होगा, एक सीधी ढलान वाली रेखा बन जाएगी, मतलब जिसमें स्लोप होगा ऊपर बाएं दाएं कैसे भी, स्मूथनेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है? नॉन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन, नेक्स्ट यही अपना नॉन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सेम, एक्स वन लेस देन एक्स टू, और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ना वो लेस देन इक्वल एक्स टू आएगी, बस ग्राफ कंटिन्यू होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, जैसे अपन कोई फंक्शन मान लेते हैं, एफ एक्स क्या है अपना, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं एक्स वन वन लेता हूँ, और ये मैंने दो लिया लेस देन, अब जो एफ वन की वैल्यू आएगी वन आएगी, एफ टू की वैल्यू चार आएगी, डिक्रीज है।
है ना, चलता रह जाएगा, ये सेम प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन चल जाएगा, e की पावर x आ जाएगी, ठीक है। और इसमें अपना को जरूरी नहीं है कि होए नहीं होए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी होते हैं जिनमें एकदम से वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये बस देख लेना, फंक्शन वगैरह पे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मैं बता नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा आ गया ना डिस्क्रीट वेरिएबल की वजह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो इसका आंसर नॉन डिक्रीजिंग स्टेप फंक्शन होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी थी। और कौन सा था, एक स्केल वाला भी था शायद, है ना, उसको और देखते हैं, उसको ढूंढते हैं। ये रहा फ्रैक्शन, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं जोड़ लेता हूँ अपने स्लाइड। फर्स्ट क्या है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन, बस आप ये चीज और देख लेना, आप सैम्पलिंग फ्रैक्शन। सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या है, इसको एफ से शो करते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन सैम्पलिंग फ्रैक्शन डिनोट्स बाय डिनोट बाय एफ, ठीक है। अब है क्या चीज, आप ये समझो इसमें है क्या, ये अपनी पॉपुलेशन है, कंप्लीट पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह, इस वजह से मैंने पिक किया सैंपल, ये अपना सैंपल है। अब मान लो पॉपुलेशन का साइज n है, सैंपल का साइज स्मॉल n है, तो सैम्पलिंग फ्रैक्शन स्मॉल f इक्वल टू सैंपल अपॉन n, मतलब पॉपुलेशन और सैंपल का जो रेशियो है ना, वही अपना सैम्पलिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस ये क्यों जरूरी है भाई, सटीकता का आकलन, है ना। यदि सैम्पलिंग फ्रैक्शन छोटा, सांख्यिकीय गणनाओं में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, तो आगे अपन एरर उसमें देखेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है, ये सारे करेक्शन मेथड्स वगैरह हैं। अब एक कौन सा सिस्टमैटिक सैम फ्रैक्शन है क्या इसमें, सिस्टमैटिक फ्रैक्शन नहीं दे रखा है इसमें, सिस्टमैटिक फ्रैक्शन भी होता है एक, ठीक है। ये तो होगा सैम्पलिंग फ्रैक्शन, एक कौन सा है अपने पास में, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जो सैम्पलिंग मेथड है ना, इसमें ही जो अपने मतलब सैम्पलिंग मेथड में जितने भी थे ना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पर्पसफुल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर वाली, है ना, उन सब के फैक्टर आ जाएंगे, बस उसमें से चेंज करते जाओ। उस मेथड में अपन पॉपुलेशन जितने ले रहे थे ना, पॉपुलेशन, जैसे स्ट्रेटिफाइड में क्या करेंगे अपन, ये बना रखे हैं, 3 स्टेट्स बना रखे हैं, पॉपुलेशन का आकार 100 है, इसमें 20, इसमें 20 और इसमें 20 है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा ना, वो क्या होगा, इन तीनों का सम 60 और इसको बटे 0.6, ठीक है। फिर इसको काउंट करके अपन पॉपुलेशन पॉपुलेशन फैक्टर करेक्टर वो देखेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, एफपीसी। एफपीसी क्या है, फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है। अब इसमें और क्या था, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या है, एक्सपेंशन फ्रैक्शन, एक्सपेंशन फ्रैक्शन, यहाँ पे देखते हैं अपन, एक्सपेंशन फ्रैक्शन है क्या, एक्सपेंशन फ्रैक्शन बेसिकली है तो रेशियो ही, ठीक है। इसको अपन ई से डिनोट करते हैं, 1/f कर देते हैं, उल्टा हो जाएगा, जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन था ना उसका अपोजिट है,
अपोजिट का एन बाई एन आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन ब्लो अप फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लो अप फैक्टर। ये अपना ब्लो अप फैक्टर भी है, ठीक है। दोनों हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ठीक है। बस ये चीज याद रखो। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंसर्ट ही कर देते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, आपने जब वो किया होगा ना, क्या इंटीग्रेशन वगैरह। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम क्या मांगे, आजादी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको डीएफ बराबर एन माइनस के, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। एन क्या है, सैंपल साइज, नंबर ऑफ सैंपल साइज, स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ सैंपल साइज। और के तो आपने देख ही लिया था, के क्या था, है प्रतिबंधों की संख्या, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लो भाई, अब तो लड़के लड़की सब सेम है, लेकिन पहले क्या होता था, तो जैसे लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अब एग्जांपल देखते हैं अपन कि अब इस टाइम पे लड़कों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ठीक है। तो मान लो आपके पापा ने बोला कि आप एक मंथ में 7 दिन बाहर जा सकते हो, ठीक है। कितने दिन बाहर जा सकते हो, 7 दिन, ठीक है। अब आपने कुछ गड़बड़ी कर दी भाई, ठीक है। फिर आपके कॉलेज से, मतलब आप 7 दिन कॉलेज जाओगे, ठीक है, एक मंथ में। अब आपके पास, आपके फादर के पास शिकायत आई कुछ भी, एनीथिंग एक्स वाई जेड। अब आपके फादर साहब ने क्या बोल दिया कि अब आप एक मंथ में मात्र 6 डे जाओगे, ठीक है, 6 डे जाओगे। अब पहले तो आप जा रहे थे 7 दिन, अब कितने जा रहे हो, 6 दिन, ठीक है। अब आपकी आजादी कितने दिन की बची, 6 दिन की। मतलब आपको एक दिन रोक दिया ना, तो ये जो के है ना, ये के वो एक दिन है। एन क्या है, एन क्या है, 7 दिन, ठीक है। तो अब जो आपकी फ्रीडम बची है ना, नई वाली फ्रीडम, वो 6 दिन की फ्रीडम है, ठीक है। ऐसे देखो, इस फॉर्मूला से आपकी नई फ्रीडम 6 दिन की है, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हुआ है स्टैटिक्स डीप में, लेकिन आपके नहीं आएगा, सीजीएल में करवा रहा हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन आ गए ना, तो करवा दिए मैंने, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं, इसलिए आप करवाना जरूरी है भाई, बुक में तो देना लिखा, करवा दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। एक भुज यूनिवर्सिटी की, भुज है का, भोज यूनिवर्सिटी है एमपी में, उसकी बुक से पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें ये वगैरह नहीं थे, ये फ्रैक्शन वगैरह है ना, स्केल वगैरह। लेकिन जो मैंने एसएससी वगैरह के क्वेश्चन देखे ना पिछले, उनमें ये आए हुए हैं, ठीक है। अभी कुछ और टॉपिक भी मिलेंगे जिनको मैं ऐड करवाता चलूंगा, ठीक है। आप बस पन्ने छोड़ देना, मतलब जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो ना, उसके बाद आप लगभग 2-3 पन्ने छोड़ के चलना, ठीक है। अगर आप अभी कर रहे हो कंटिन्यू तैयारी तो, ठीक है। सेम डेट, क्या डेट आज, अप्रैल 10, ठीक है। अब एक एक कंसेप्ट और था, आपको वो देखता हूँ मैं कहाँ पे गया वो। ये तो सब हो गए, ठीक है। ये तो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, जो सारे करवा दिए। स्केल का और था यार क्वेश्चन, वो कहाँ पे अपना,
ये भी हो गया, ये भी हो गया। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सब करवा दिया आपको फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, सेकंड यूनिट में भी है थोड़ा थोड़ा। क्लास बाउंड्रीज याद है क्या आपको? विड्थ ऑफ क्लास, इनका अंदर है क्लास बाउंड्रीज, एक्सट्रीम वैल्यूज की वेरिएबल, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की, क्लास लिमिट्स, लिमिट्स होती हैं 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी करवा दिए, ये भी हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट सही है। हाँ, ये देखते हैं अपन, नेचुरल स्केल। ठीक है, लीनियर स्केल भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई, स्केल आएंगे तो ग्राफ में ही। ठीक है, अब डेटा को विजुअलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, नेचुरल स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई भी अपना एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट है ना, उनकी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इनके बीच की दूरी है ना, फिक्स होती है। उनके वास्तविक मान ना उनके अनुपात में होती है। ठीक है, जैसे मान ले कोई वैल्यू थी 100 और 200। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या है, 1:2। बाकी वैल्यू किधर भी हो, 200, 400। ठीक है, और यहाँ पे उसको अपन उनकी जो वास्तविक दूरी है ना, उनके अनुपातों में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना नेचुरल स्केल है। ठीक है, पहली साल में 50। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अपन एक ग्राफ बनाए। ग्राफ कैसे बनाए कि मान लीजिए एक बच्चे की हाइट है। ठीक है, उसका ग्राफ बना रहे हैं कि 0 साल में 50 सेंटीमीटर, 1 साल में 75 सेंटीमीटर, 2 साल में 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी उसकी हाइट चल रही है। तो वाई एक्स पर क्या लिख रहे हैं अपन, 10, 20, 30, 40। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चलेंगे, बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी। 0 से 50, 50, 75, 90, ऐसे चलते जाएंगे वाई एक्स पे। ठीक है, नेचुरल स्केल और लॉग स्केल भी होता है। ठीक है, लॉग स्केल में अपन लॉग रिथमिक यूज में लेते हैं, लॉग का ज्यादा काम है। ठीक है, और बाकी करवाई दिए थे आपको इक्वल स्केल, इक्वल स्केल, रेशियो स्केल, प्रोपोर्शनल स्केल। ठीक है, अब देखो रेशियो स्केल में क्या है, स्टैटिक्स का सबसे एडवांस स्केल है रेशियो स्केल। ठीक है, स्टैटिक्स का सबसे एडवांस स्केल कौन सा है, रेशियो स्केल। इसमें केवल डाटा है ना, इसके अलावा डाटा में है ना, डाटा में मतलब दूरी तो समान होगी, लेकिन इसमें ट्रू जीरो भी होगा। ठीक है, मतलब वजन, जैसे किसी का 0 वजन होता है। ठीक है, तो उसमें डिपेंड नहीं करेगा, मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कुछ भी चीज में 0 वजन तो नहीं हो, कुछ तो वजन होगा, चाहे वो पॉइंट mg में हो या कुछ भी हो, लेकिन रेशियो स्केल में है ना, 0 किलो भी वैलिड है। ठीक है, वो रेशियो स्केल है। इक्वल स्केल, इसको क्या है, इंटरवल स्केल भी कहते हैं। ठीक है, आप लिख ले, बस समझ लेना, लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखो तो लिखना। इक्वल स्केल क्या है, इंटरवल स्केल भी कहते हैं इसको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है और इसमें ट्रू जीरो नहीं होता। ठीक है, इक्वल स्केल, ट्रू जीरो नहीं, इसमें ट्रू जीरो, हाँ, मतलब जीरो की कोई वैलिडिटी है रेशियो स्केल में। प्रोपोर्शनल स्केल, ये रेशियो स्केल का हिस्सा है। ठीक है, इसका ही पार्ट है ये प्रोपोर्शनल वाला। ठीक है, जिसका उपयोग दो मात्राओं के बीच हिस्सेदारी या अनुपात दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब इनमें देखो, प्रोपोर्शनल, नेचुरल है ना। अब एक चीज देखो, एक नोटिस, नोटिस क्या, एक ग्राफ, अरे सॉरी स्लाइड है। इसमें क्या लिखते हैं अपना,
स्केल लिखते हैं, नेचुरल, ठीक है, इक्वल, रेशियो और प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें क्या था, अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल था, इक्वल, डिफरेंस इक्वल, इसमें यस, इसमें यस, इसमें भी यस और इसमें, सब में डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। जीरो का महत्व है भाई, इनमें तो है, ठीक है, ठीक है, जीरो का महत्व है, ट्रू, एक सेकंड, ट्रू जीरो, यस यस, और इसमें नो, नेचुरल में है क्या, नेचुरल में जीरो, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि अपन किस चीज पे लेते हैं। हाँ, मतलब ये सारे नेचुरल स्केल की पार्ट्स हैं ऐसे करके, तो इसमें भी यस और नो दोनों पे ये डिपेंडेबल होगा, यस भी और नो भी, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, इक्वल, इक्वल में एग्जांपल्स क्या है, इक्वल के एग्जांपल, इक्वल के हैं, कैलेंडर वर्स और टेम्परेचर, कैलेंडर ईयर और टेम्परेचर, ठीक है, ये तो है इक्वल के। प्रोपोर्शनल, ये क्या है, नक्शे, मैप्स, क्वेश्चन आते हैं रेलवे वगैरह मैप्स को लेके, है ना, पैरामीटर्स, परसेंटेज, ठीक है, मैप्स, पैरामीटर, और एक क्या हो जाएगा, परसेंटेज, ये हो जाएगा अपना प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, रेशो में बैंक बैलेंस, वेट, डिस्टेंस सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब हो गए अपने, सारे चीज हो गए सारे जो बता रहा था ना मैं, वो कर दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू, यूनिट अपनी कंप्लीट, कुछ चीज बचेगी वो अपन ऐड करते चलेंगे, क्यों भाई, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना कुछ नया नया मिलेगा, ऐड ऑन करते जाएंगे उन चीजों को, ठीक है। 3 पेज छोड़ लेना मिनिमम, है ना, 3 पेज लीव कर लेना, आपके मन में है तो और भी ज्यादा कर लेना, और बीच बीच में आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इस यूनिट के, ये यूनिट होती है फिनिश यहीं पे, नेक्स्ट यूनिट 2, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक वाइक सब करते रहो।